चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कैसे कैसे इंडिविजुअली हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कैसे वो एक रोल अदा करेगा कि जहां पर हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन को लेंगे तो कैसे वो हमारे काम आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल और लाइवली इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, अगर क्या होता है जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो और पुख्ता हो जाती है ना, और जायज हो जाती है, उस पर बिलीव करना और आसान हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़े पहले हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर बुकिश में चले जाएंगे तो फिर वो रटने जैसा हो जाएगा। सर हमने पढ़े कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे हम किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, फैक्टर हो, है ना। कौन से मार्केट की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी? जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है, जहां पर किसी भी चीज की डिमांड, जहां पर किसी भी चीज का प्राइस उसके डिमांड सप्लाई के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सीखा? प्राइस डिटर्मिनेशन, कि हाउ प्राइसेस कैन बी डिटरमाइंड, हाउ इट इज डिटरमाइंड एंड डिटरमाइनिंग फ्रॉम द ईयर्स। बताइए, डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। इफ देयर इज ए ह्यूज डिमांड, प्राइस विल बी हायर। ये तो आपको पता है। अभी कोविड हमने क्या देखा? अभी अगर आज वैक्सीन को सरकार प्राइवेटाइज कर दे और वैक्सीन की डिमांड अगर बहुत ज्यादा है तो देखो दाम बढ़ जाएंगे अपने आप। सप्लाई को लोग क्या कर लेंगे? रिस्टोर कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, है ना। जब कोई बड़े स्टार की मूवी लगती है, मान लो मल्टीप्लेक्सेस स्टार्ट होने वाले हैं थोड़े दिन में, और लोग पागल हैं, दीवाने कि यार हमें मूवी देखने जाना है, हम 2 साल से कहीं गए नहीं है, और कोई मूवी आती है लाइक केजीएफ, देयर इज ह्यूज डिमांड, देयर विल बी ह्यूज डिमांड, तो प्राइसेस क्या कर देंगे मल्टीप्लेक्स ओनर? बढ़ा देंगे। सो दैट इज फ्री मार्केट। ओके, अब सरकार का नियंत्रण रहता तो फिर हर जगह पर एक ही प्राइस पर आपको मूवी देखने को मिल जाती, क्योंकि वहां यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ज्यादा। बराबर है कि नहीं? बराबर है, ठीक है। या यूनिफॉर्मिटी नहीं तो सरकार वेलफेयर के हिसाब से सोचेगी। तो पहला हम लोगों ने क्या सीखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में? जल्दी बताओ। हाउ प्राइसेस कैन बी डिटरमाइंड। एक सेकेंड, हाउ प्राइसेस कैन बी डिटरमाइंड। तो कैसे डिटरमाइन किया हमने? किन चीजों का प्राइस डिसाइड किया? हमें जल्दी बताओ। प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर एक लाइन ऐड कर देंगे कि प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए, प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एंड व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल? द प्राइस ऑफ लैंड इज रेंट, द प्राइस ऑफ लेबर इज वेजेस, द प्राइस ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको? ठीक है। तो ये एक चीज तो हमको पता चल गई, ये इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और हम हर कोई इसी को यूज करता है आज के जमाने में। आप देख लीजिए, ठीक है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा, प्राइस देख लो कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है, और अगर वो सोशलिस्ट है तो फिर तो डिमांड कितनी, जो प्राइस तो सरकार डिसाइड करेगी। फिर हमने फ्री मार्केट के कंसेप्ट को समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, समझा कि नहीं समझा? फ्री मार्केट कैसे ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, कि जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जहां पर चीजों के दाम डिमांड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। तो क्या लगा था? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है ना, ये सब हम लोग डिमांड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो सोसाइटी कंज्यूम करना चाहेगी हम वो ही बनाएंगे, तभी रिसोर्सेस का क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर ये हम काय में पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? तो सिर्फ सर को ट्यूशन पढ़ानी है, पढ़ा रहा हूं इंडिविजुअल लेवल पर। कल अगर कोई दुकान खोलने होगी खोल लूंगा, इंडिविजुअल डिसीजन है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बराबर है, मैं वही बनाऊंगा जो लोगों को चाहिए, मैं वही सर्विस दूंगा जो लोग लेना चाहते हैं। अब गोंदिया में क्या होता है, किसी को बिजनेस करना है ना, तो उसके दिमाग में पहले क्या आएगा? एक काम करता हूँ, पोही की दुकान खोल लेता हूँ, एक काम करता हूँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ, एक काम करता हूँ चाउमीन बेच लेता हूँ, एक काम करता हूँ डैश फलाना ढमकाना गुपचुप चाट। वो वही बनाएगा जो सोसाइटी को चाहिए, और पढ़ा लिखा है, ट्यूशन खोल लेता है। अब बराबर है, मैं क्या समझ, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का फ्री मार्केट इकोनॉमी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वही बनाओगे, उतना ही बनाओगे जितना लोगों को चाहिए और जो लोगों को चाहिए। बराबर है।
मगर ये कहाँ होगा, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में होगा, कैपिटलिस्ट। तो इंडिया तो मिक्स्ड है ना, कैपिटलिज्म भी है, जैसे मेरे को अगर कोई डिसीजन लेना होगा अपने इंडिविजुअल लेवल पे आई कैन टेक, इंडिया में तो हो सकता है कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों है, फॉरेन ट्रेड में काम आता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखें। अब टाटा एग्जांपल के तौर पर नमक को एक्सपोर्ट करता, टाटा नमक को एग्जांपल ले लेते हैं, और उसे पता है टाटा एक इंडिविजुअल है, और उसे पता है कि टाटा नमक के अलावा और फॉरेन मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्या करेगा टाटा बोलेगा प्राइस बढ़ाओ, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ, कमाने का बेहतर जरिया है। बाहर से फार्मेसी का सामान आ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल कोरोना के टाइम पर ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, कमाने का अच्छा जरिया है। तो अगर कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, आईटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल गुड्स, दवाइयां, क्या करते हैं उस पर ड्यूटी, अनलेस और अनलेस वो नेसेसरीज ना हो। नेसेसरीज क्या लिखा है इस पे, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ मतलब क्या होता है, ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाती है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, शराब पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, पता है हैबिचुअल गुड्स है, पीना ही है नशेड़ी लोगों को, सरकार को बोले 100% ड्यूटी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इतनी महंगी आती है। टेक्नोलॉजिकल गुड्स महंगे हो जाते हैं, महंगी कार, महंगे मोबाइल महंगे हो जाते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसको खरीदना है वो 1 लाख में भी खरीदेगा, 1.5 लाख में भी खरीदेगा। तो आपको मदद किया ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जिसकी डिमांड ज्यादा उस पर ड्यूटी ज्यादा, अनलेस और अनटिल वो नेसेसरी गुड्स ना हो। बराबर है कि नहीं बराबर है। हम अगर कोई सर्विस बाहर बेच रहे हैं, हमको ऐसा पता है कि हमारे अलावा कॉफी बीन्स या टी लीव्स कोई नहीं बेचता बाहर, चाय पत्ती, हम अपनी चाय पत्ती पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, कमाने का अच्छा जरिया हो गया। आप समझ में आ रहा है, हमारे अलावा कोई वीट नहीं बेचता बाहर, कोई गेहूं नहीं बेचता, हम उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, कमाने का जरिया अच्छा हो गया, है ना। तो जे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, अब बाहर से कोई वैक्सीन खरीदा हमने, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लिया, हमने फाइजर लिया, यूएस से लिया, हमने स्पुटनिक लिया, तो सरकार क्या करेगी, नेसेसरी गुड्स है, लाइफ सेविंग गुड्स है, सरकार इस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाएगी। डिमांड तो है ज्यादा, डिपेंड करता है किस प्रकार का गुड्स आप बाहर से ला रहे हैं और किस प्रकार के गुड्स को आप बाहर बेच रहे हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अरब कंट्रीज को पता है इंडिया में कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन डिमांड हाई, गाड़ियां भर भर के यूज कर रहे हैं लोग, छोटा छोटा सा बच्चा जिसको अपनी धोना भी नहीं आता वो आधा गाड़ी चला रहा है। क्रूड ऑयल के दाम देखो कहां से कहां पहुंच गए। अगर क्रूड ऑयल के दाम अरब मार्केट में सस्ते भी हैं तो सरकार ड्यूटी बढ़ा देती है, एक्साइज, सरकार को पता है गाड़ी है तो पेट्रोल 100 का दो या 150 का दो, डलाएंगे। दैट इज माइक्रो डिमांड एंड सप्लाई। हो गया ना, 105 रुपए, 103 रुपए, 4 रुपए पेट्रोल डीजल इक्वल आ गया। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। अब जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे होता है, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसके एक्सचेंज रेट भी ज्यादा होंगे। व्हाट इज दैट मीन, $1 की कीमत 70 रुपए है बाबू, क्यों ज्यादा है डिमांड, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो अगर तुम्हें $1 देने होंगे तो तुम्हें कितने रुपए छापने होंगे, 70 रुपए, तो डेफिनेटली $1 की वैल्यू ज्यादा हुई ना, तुमको 70 रुपए देने पड़ेंगे उसके। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूएस का एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर बेचेगी, उसकी फॉरेन करेंसी, अपनी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर इंडिया कुछ बाहर बेचता है तो कोई तो खरीदेगा ना, और कोई काय में खरीदेगा, रुपीज में, उससे रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब जिसको भी रुपीज चाहिए रहेगा, इंडिया से सामान खरीदना होगा, उसको रुपीज चाहिए रहेगा, है ना। तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोर्ट से, और दूसरे की करेंसी की वैल्यू कम होगी जो हमसे इंपोर्ट करेगी। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। आज यूएस 70 रुपए, क्यों, एक्सपोर्ट, हाईली एक्सपोर्ट, 50% जगह पर डॉलर चल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत हाई है उनके, वेपन्स बेच रहे हैं, आईटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होगा, व्हेन द करेंसी, द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इंक्रीज ड्यू टू योर हायर एक्सपोर्ट, तो योर एक्सचेंज रेट इज हाई। अब किसी को डॉलर चाहिए, अगर फॉरेन मार्केट में डॉलर चाहिए खरीदने के लिए सामान, तो 70 रुपए देने पड़ेंगे, तो आपको 70 रुपए देने पड़ रहा है डॉलर एक, एक्सचेंज रेट ज्यादा ड्यू टू हाई एक्सपोर्ट। हमको भी अगर अपना एक्सचेंज रेट बढ़ाना होगा, हमें एक्सपोर्ट्स करने होंगे, ठीक है, ओके। टैरिफ मतलब ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। देयर इज हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन लग्जरी गुड्स, हैबिचुअल गुड्स, एडिक्टिव गुड्स, है कि नहीं है, and expensive goods. There is low import duty on necessary goods. There is high export duty on the goods which is high demand in foreign countries like
एग्रीकल्चर गुड्स, लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, इंडिया का बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल देने का और लिखने का, ठीक है, जो जो बता रहा हूं। हाँ, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो ये ना यहां से ना पढ़ते हुए इसको ऐसे पढ़ेंगे। मुझे बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स ने आपको कौन कौन से मॉडल दिए, कौन कौन से तरीके समझाए कि आप अपने डिसीजन ले सकते, बताओ मुझे। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हमको बताया कि रैशनैलिटी क्या होती है। क्या होती है रैशनैलिटी? रैशनैलिटी वो होती है सर जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो वहां उसके आगे आपको ना कंज्यूम करना है ना प्रोडक्शन करना है। तो ये कंसेप्ट बताया हमें, और ये कंसेप्ट हमें काम आता है, बिल्कुल आता है। तो दिया ना कि इकोनॉमिक मॉडल उतना ही बनाओ जितना चाहिए लोगों को, उतना ही खाओ जितना खाना है। हमें पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जहां दो वेरिएबल मिले, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को क्यों कांस्टेंट मानते हैं? क्योंकि अगर एक बंदा मल्टीपल वेरिएबल पे अपना डिसीजन लेगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़े ना, हमने बहुत सारे लॉज पढ़े, अभी हम लॉ पढ़ने वाले। लॉ का मतलब क्या होता है? अनरिटन रूल्स ऑफ दी सोसाइटी। हमने स्लाइसिंग मेथड पढ़े, हमने मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पढ़ा, एडिशन टू दी टोटल पढ़े कि नहीं पढ़े? तो क्या लिखा है इसमें? These models have made a valuable contribution। आज तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझता है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, फ्री मार्केट इकोनॉमी इसके साथ ही समझता है ना, नहीं तो कैसे समझता? वेरियस टर्म्स कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है लॉज, द रूल्स, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज द रूल ऑफ द सोसाइटी? सर एक रूल बन चुका है, पेट्रोल डीजल को कितना ही महंगा कर दो लोग खरीदेंगे, तो टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टैक्स रेट, by the individuals to increase the price of their goods and services, by the doctors, by the lawyers, by the teachers, by the restaurant owners. Tools, जैसे one of the tool क्या है? Partial equilibrium, slicing method. These are the tools to understand what is microeconomics. बराबर है कि नहीं बराबर? वेरियस टर्म्स, आज मैं कहता हूं आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके 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 सर, दो वेरिएबल मिलते हैं, ओके अच्छा, दैट इज वन ऑफ द टर्म्स, कंसेप्ट्स, बराबर है कि नहीं बराबर है भाई? प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने आप लोग, ओके। तो ये अच्छा मुझे बताओ, ये सब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो ये सब चीजों का ये सब चीज आपको मदद करती है आज क्या? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने में। तो नाम लिख देना, जितने माइक्रो इकोनॉमिक लॉज है वो सब हमको मदद करने वाले, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, सबको मदद करी जाएगी। तो क्या लिखा है इसमें? इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल। ये मॉडल पढ़ने के बाद ही आज हमें पता चला है, अच्छा इतने सारे वेरिएबल होते हैं। अगर मैं आज बोलता हूं जनरल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम? जब हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड हो। व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम? जब इकोनॉमिक सिस्टम में एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम पोजीशन में दो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड हो। तो आपको कैसे पता कि प्राइस और सेटिस्फेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने के बाद? तो ऑब्जर्वेशन भी एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है, वन ऑफ द टूल है, बराबर है। तो आपको क्या लिखा है? ये जो मॉडल बनाए गए हैं जैसे कि स्लाइसिंग मेथड, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ये कैसे बनाए गए हैं? बाय यूजिंग वेरियस वेरिएबल। कितने वेरिएबल लिए गए? जल्दी बोलो। दो और दो से ज्यादा। फिर कितने वेरिएबल पे आए आप? दो। अदर फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट माना, क्योंकि उन वेरिएबल को आप किसके जरिए शो करोगे? ग्राफ में कितने वेरिएबल आते हैं? दो। और हम इंडिविजुअल स्टडी पढ़ रहे हैं, अगर इंडिविजुअल स्टडी में मल्टीपल वेरिएबल होंगे तो आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आ पाए। तो जितने भी मॉडल तैयार हुए हैं, कितने वेरिएबल पे तैयार हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स में? दो, एक बस, या दो और दो से थोड़े ज्यादा, मल्टीपल नहीं। लिख लेना ये जो बोला। बिजनेस डिसीजन, आज मुझे बताओ, आज किसी को धंधा करना है तो क्या बेचेगा? सर रेस्टोरेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मांस बेच लो। आज किराना स्टोर में भी मांस बिक रहा है, सैनिटाइजर बिक रहा है, वही बनाओ वही बेचो जो लोगों को चाहिए। हो गया ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स काम है ना, इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर आज गवर्नमेंट डिसाइड करती तो गवर्नमेंट फिर जो बोलती वो बेचना पड़ता, और हम चाइना नहीं है ना, कितने में बेचना है, क्या बनाना है, ये बिजनेस डिसीजन है कि नहीं है? तो इंडिविजुअल ले सकता है ना, कैसे? डिमांड एंड सप्लाई। देखो लिखा ना, क्या कॉस्ट होगा मेरे गुड्स का, क्या प्राइस होगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना बेचूंगा, ये सब आपको मदद कर रहा है कि नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स? आज क्या कर रहे हैं आप? यार मास्क बेच लेते हैं, उसकी कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। सैनिटाइजर बेच लेते हैं, अबे तेरी तो किराने की दुकान है, अबे मगर डिमांड उसकी है ना, बराबर। और वही बनाओ जिसमें तुम्हारा कॉस्ट कम। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको? तो बिजनेस डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कोविड टाइम्स में आप क्या, टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, क्योंकि आज आईटी का जमाना है ना। उनकी कॉस्ट कम है क्योंकि वो बल्क में बना लेते हैं सॉफ्टवेयर,
बराबर है। इंजीनियर्स सस्ते सस्ते इंजीनियर्स हायर कर लेते हैं, महंगा महंगा काम करवा लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जितना बना रहे हो और ज्यादा बनाना चाहते हो। क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। देखो आज किस चीज की डिमांड है। जब लास्ट लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर खरीदा, बट उस वक्त ज्यादा दुकानों में मिलता नहीं था इसलिए महंगा था। आज हर दुकान में मिल रहा है इसलिए सस्ता हो गया, क्योंकि आज बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन में ये दो चीजें तो कंपलसरी हो चुकी हैं। मास्क कंपलसरी हो चुका है, सैनिटाइजर कंपलसरी हो चुका है। आज हर कोई बेच रहा है, तो आज सबके बिजनेस डिसीजन में ये दो चीजें इन्वॉल्व हो चुकी है। गवर्नमेंट अब भी बताया, गवर्नमेंट कार, पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, शराब, इस पे हाई टैक्सेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और ये लग्जरी गुड्स और हैबिचुअल गुड्स। अनाज, वैक्सीन, इस पे टैक्सेशन कम है या नहीं है। गैस सिलेंडर सब्सिडी है, क्यों है? क्योंकि वेलफेयर वाले गुड्स, नेसेसरी गुड्स है। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी ऐसी डिसाइड करती है। जिसकी डिमांड ज्यादा है पहले तो देखेगी कि लग्जरी गुड है कि नेसेसरी है। अगर लग्जरी है लगाओ रे टैक्स। झक मारा कि पेट्रोल तो डला नहीं है, मोबाइल तो खरीद नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार को ये पता होना चाहिए कि सरकार को कहां ज्यादा खर्च करना है। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? अभी किस चीज की डिमांड है? वैक्सीन। तो सरकार ने क्या करी, 35,000 करोड़ का बजट बनाई कि हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए खर्च करना बिना कोई उम्मीद के। तो आज वैक्सीन का पैसा सरकार ने लगाई ना, 35,000 करोड़, और कितने में मिल रही? 300, 400, 500। ब्रिज बनाना, पार्क बनाना, स्कूल बनाना, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोगों के अकाउंट पे पैसे डालना, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये सरकार को कैसे पता चलेगा? जब डिमांड होगी। और डिमांड कैसे पता चलेगी? आपको तो पता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो गवर्नमेंट के लिए भी काम आ रहा है कि नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स? सर आ रहा है सर। हम अगर हर गवर्नमेंट सिमिलर काम नहीं नहीं सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अलग तरीके से होगा, यूपी गवर्नमेंट का अलग, इंडिविजुअल है ना। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरी गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी तो पढ़े इंडिविजुअल है। प्राइस पॉलिसी, सिलेंडर के दो प्राइस रखते हैं, एक रखते हैं सब्सिडी वाला, एक रखते हैं नॉन सब्सिडी वाला। क्यों? गरीब के लिए सब्सिडी दे देते हैं, छूट दे देते हैं टैक्स में, और अमीर आदमी से तो ले लेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं रेलवे में या फर्स्ट एसी का प्राइस अच्छा रखो क्योंकि लोग दे सकते हैं। यार एक काम करो, थर्ड एसी का काम कर दो या स्लीपर का काम कर दो क्योंकि लोग नहीं दे सकते, या जनरल में तो फ्री में दे दो। दैट इज प्राइस पॉलिसी। गवर्नमेंट ये तो डिमांड एंड सप्लाई, और किस प्रकार की पॉलिसी वो इंपॉर्टेंट है। क्या लग्जरी गुड्स है, क्या हैबिचुअल गुड्स है ना, क्या नेसेसरी गुड्स है। टू अचीव इट्स गोल्स बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। सरकार अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करेगी, अपना पैसा वहीं लगाएगी जहां जरूरत है लोगों को, है ना। तभी सरकार को क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल्स और बेड्स और वेंटिलेटर्स पे काम करना चाहिए। यस डेफिनेटली। कब तक स्कूल बंद रखेंगे? कब तक एग्जाम नहीं होगी? तो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि जो आपके गोल्स है, जो शांति है, जो हैप्पीनेस है, वो सोसाइटी में वापस आ जाए, है ना। लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर, ये टैक्सेशन पॉलिसी में लिखना कि किसमें टैक्स, जो जो बोलते जा रहा हूँ लिखते जाना। मैं जानबूझ के लिखा नहीं रहा हूँ कि जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो लिखते जाना है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये तो अपने पढ़े। व्हाट इज वेलफेयर? सर वेलफेयर मतलब अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? रिसोर्सेज को वहीं लगाओ जहां लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है? हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। सही यूटिलाइजेशन करना, वही चीज बनाओ जो लोगों को चाहिए, उससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। और आपको ये भी देखना है कि हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अगर टैक्स लगाने से समाज में इनइक्वलिटीज आ रही हैं तो ऐसे टैक्स मत लगाओ यार। आपको तो इनइक्वलिटीज को कम करना है, इसलिए हमारे यहाँ टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है बोलो? मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर, कि दोनों के बीच का गैप कम हो, है ना। आपकी टैक्स पॉलिसी सोशल वेलफेयर को अफेक्ट करना नहीं चाहिए। आपको तो इक्वलिटीज लानी है, आपको तो जस्टिस देना है। ओके, है ना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? वो इकोनॉमिक डिसीजन जो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड हो, तो आपको उसके लिए टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। आपको ऐसी चीजों, अनाज टैक्स छूट दो ना यार, नेसेसरी गुड्स है ना। सीड्स फार्मर्स के लिए छूट दे दो यार, है ना। अनाज उगाना बहुत महंगा पड़ता है उसको, है ना। ट्रैक्टर में सब्सिडी दे दो यार, बराबर। एमएसपी बढ़ा दो यार, सेलिंग प्राइस, कि उसको अच्छा पैसा मिले। ये सब वेलफेयर पॉलिसी, प्राइस डिटर्मिनेशन ही तो बोलते हैं। मैंने जो जो बोला हूं वो सब लिखना है तुमको कॉपी में। मैंने जानबूझ के लिखा नहीं कि तुम लिखोगे और मुझे लिख के भेजोगे
कि मैंने प्राइस पॉलिसी में कैसे डिवाइड किया लग्जरी गुड्स को, नेसेसरी गुड्स को, हैबिचुअल गुड्स को, फिर उसका प्राइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे समझाया तुम लोगों को, बिजनेस डिसीजन के एग्जांपल किया दिया कि अगर आपको आज कौन कौन से इकोनॉमिक मॉडल है जहां हर इकोनॉमिक मॉडल हमको काम आ रहा है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एडिशन टू द टोटल। नवरात्रि में गुजराती स्कूल के सामने जो गुपचुप वाला है वो ज्यादा गुपचुप लाने लगता है, क्योंकि 9 दिन उसकी दुकान 9 बजे तक नहीं चलती है, 12 बजे तक चलती है, 2 बजे तक चलती है। तो साल भर 200 गुपचुप लाता होगा, मगर नवरात्रि में 400 लाता है, तो उसने अपने टोटल में एडिशन क्या कर लिया, बढ़ा लिया। उसे कैसे पता चला कि नवरात्रि में ज्यादा गुपचुप कंज्यूम होगा? बिकॉज ऑफ डिमांड। तो इकोनॉमिक डिसीजन लिया ना, और कोई मेहनत लग रही है उसको, ना प्रॉफिट भी कमा रहा है बढ़िया, है ना, एक ही दिन पर वो 9 दिन में वो डबल गुपचुप बेच के जा रहा है। और टूल्स और कंसेप्ट्स क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ टूल, पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ टूल, दीज आर द कंसेप्ट्स, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, लॉज, लाइसिंग, दीज आर द टूल्स एंड कंसेप्ट जो आपको मदद करते हैं। और ये टूल्स क्या लिखा है? ये जो टूल्स है आपको हेल्प करते हैं टू फ्रेम इकोनॉमिक मॉडल्स, है ना। जैसे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्री मार्केट, दिस इज अ मॉडल, कैपिटलिस्ट। और ये हमने मॉडल कैसे तैयार किए? बाय यूजिंग वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 या 2 से थोड़े ज्यादा, 2 ही लेंगे क्योंकि ग्राफ है तो वो दिक्कत हो जाती है। आज सरकार को अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वो कितने वेरिएबल लेगा? जल्दी बोलो। 2 से ज्यादा, क्योंकि देश 2 वेरिएबल पे नहीं चलता, मल्टीपल वेरिएबल पे चलता। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के मैंने कुछ टूल्स के नाम लिख दिए, वो लिख लेना। टैरिफ मतलब ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया। जो बोला सब कॉपी में लिखना है। वीडियो दोबारा देखो, स्लो देखो, मुझे नहीं पता, बट आपकी एग्जांपल मुझे चाहिए कॉपी में। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं समझेगा तो आप मुझे कह सकते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हाई डिमांड, हाई प्राइस, हाई प्रॉफिट, है कि नहीं? तो बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन में काम तो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिविजुअल डिसीजन है, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता बाजू वाला स्कूल क्या कर रहा है, या दुनिया भर में क्या चल रहा है, या इंडिया भर में क्या चल रहा है। मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए भैया, और डिमांड होगी तो मैं लूंगा। ठीक है, ये हो गया, हमने खत्म कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको समझा क्या? पेट्रोल डीजल वाला एग्जांपल दिया, मोबाइल वाला एग्जांपल दिया, हर चीज एग्जांपल तो लिखना है। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। नेचुरल डिजास्टर आया जैसे वैक्सीन, कोरोना, बाढ़, भूकंप, दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सरकार को झक मारा के खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि डिमांड है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नौकरी पैदा करना, ब्रिज बनाना, स्कूल बनाना, एजुकेशन देना, हॉस्पिटल देना, से डेवलपमेंट होने वाला है। करना पड़ेगा, बजट बनाने पड़ेंगे, और वहीं करना पड़ेगा जहां डिमांड होगी। और वेलफेयर के लिए, किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सही अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। इसलिए तो बजट बनता है ना साल भर में। ठीक है, तो कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे, और आ सकता है और आना चाहिए। ठीक है, चलो बाय, टाटा। बताना लेक्चर समझा गया?